जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं साइंस के बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओके, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में टेनिक नामक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिक नामक अम्ल पाया जाता है। ओके, कॉफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कॉफी में थीन पाया जाता है। कौन सा? थीन। कॉफी में क्या पाया जाता है? थीन नामक अम्ल पाया जाता है। और चाय में टेनिक नामक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो फूड मटेरियल होते हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए क्या यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ओके, मतलब फूड मटेरियल के प्रिजर्वेशन में हम लोग किनका यूज करते हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। खाद्य पदार्थों को संरक्षण देने के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, बात आई है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, तो बात कर लेते हैं हम लोग। जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट होता है, उसमें क्या भरा रहता है जिससे कि जो हमारा चिप्स होता है बहुत दिनों तक चलता है, वो खराब नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे कि चिप्स जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? जो मेटल्स होती हैं, जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, क्या बनाती हैं? तो एसिड जब आपका मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण मतलब साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखिए कैसे, ये हमारा सोडियम और ये हमारा HCl, ये हो गया धातु और ये हो गया एसिड। जब सोडियम और HCl आपस में रिएक्शन करती हैं तो हमारा बनता क्या है? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये तो NaCl क्या है? ये हमारा साल्ट हो गया, और H2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 हो गया, यहाँ पर तो हाइड्रोजन एक ही है, तो हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या करेंगे? 2 करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन को 2 करने से हमारा क्लोरीन क्या हो गया? 2 हो गया। और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट मिला है NaCl, इसमें तो क्लोरीन एक ही है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? क्लोरीन को 2 कर लेंगे। लेकिन हमारा सोडियम भी तो 2 हो गया क्लोरीन को 2 बनाने के चक्कर में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सोडियम में भी 2 लगा देंगे। अब ये हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो ये हमारा धातुएं क्या करती है? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है, मतलब साल्ट बनाती हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अधातु होती हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो जनरली किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और जो हमारे धातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हमारी धातुएं होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये हमारा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कि हमको क्या मिल रहा है? OH आयन मिल रहा है। तो जहां भी OH आयन मिलता है हम लोग वहां पर क्या समझते हैं कि वो क्या है? वो हमारा बेस है, मतलब क्षार है। तो धातु है, इसके ऑक्साइड किस नेचर के हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। जहां पर OH मिलेगा वहां पर क्षार होता है। ओके, अब आते हैं ये जो हमारे अधातु है, अधातु में जैसे हमारा सल्फर हो गया, सल्फर के ऑक्साइड 2 होते हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों ही क्या है? अम्लीय प्रकृति के हैं, एसिड नेचर के हैं। तो यहां से हमको पता चल जाता है कि जो हमारे अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्या है? ये अम्लीय है। ठीक है, ये अम्लीय है। लेकिन ये जो हमारा धातु है, धातु के ऑक्साइड क्या है? ये क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक है, ये हमारा क्षारीय, ये है अम्लीय, और
वो ऊपर वाला क्षारीय। मतलब धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, रिपीट हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। ठीक है, ये जो सिरका है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में, ये किससे बनता है, तो एसिटिक एसिड से बनता है। ओके, एसिटिक एसिड से, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड को क्या बोल सकते हैं, एथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, C OH। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो ओइक एसिड के नाम से हम लोग इसका सफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है, एक और दो, दो कार्बन होने से एथ हो गया, उसमें ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को हम लोग एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और इसका 5 से 6% हम लोग जो वाटर सोल्यूशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ठीक है, अब आता है देखो, जो बी होती हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, या फिर जो चींटियां होती हैं, ठीक है, मधुमक्खी हो या चींटी हो, जब वो काट लेती है हमारे स्किन पर कहीं भी, तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है या फिर जलन पैदा करता है। तो अगर हमको उसमें राहत पानी है या फिर जल्दी से उसमें उसमें हमको आराम चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका यूज करके हम इसमें राहत पा सकते हैं। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर हम लोगों को किसका यूज करने से राहत मिलता है, तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। आइए थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में और नॉलेज ले लेते हैं। बेकिंग सोडा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला भी सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका यूज क्या होता है, जो भी हमारे अच्छी अच्छी डिश वगैरह बनती है, जैसे कि जैसे आप समझ सकते हैं कि इसे कचौरी हो गया, पूरी हो गया, जो भी मतलब ये चीजें बनती हैं, उनको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है ये बेकिंग सोडा, और उनको फूलने में मदद करता है। ठीक है, जैसे आप इडली डोसा खाए ना, तो वो जो आपका इडली होता है वो भी आपका उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है, जिससे कि वो क्या हो, काफी सॉफ्ट हो और वो फूले अच्छे से। तो मतलब किचन के रूप में, मतलब किचन में जो भी चीजें बनती हैं पकवान वगैरह, उनमें ये ज्यादातर क्या होता है, मतलब कि किचन में जो भी चीजें यूज होती हैं पकवान वगैरह बनाने में, तो उन पकवान को बनाने में ये बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा खाने का नमक होता है, ईटिंग साल्ट जो होता है, वो किससे बनता है, तो वो बना होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से हमारा बना होता है कौन, ये खाने वाला नमक, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। अब आते हैं देखिए एल्यूमिनियम और जिंक। देखिए एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मतलब उभयधर्मी प्रकृति क्या करते हैं, ये शो करते हैं। कौन, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी नेचर के होते हैं। जैसे कि देखिए, जो एल्यूमिनियम और जिंक है, इनका ऑक्साइड होता क्या है, Al2O3, और ये क्या है हमारा, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों क्या है, ये एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी होते हैं ये। Al2O3 के साथ हम लोग जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो हम लोग इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये हमारा एल्यूमिना बन गया। और ये जिंक ऑक्साइड को हम लोग जिंकाइट नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिंकाइट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं उनके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, ये देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कि हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये हमारा एक एंटासिड के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, ये एक एंटा एसिड है, मतलब एसिड को निरस्त करने वाला, फिर एसिड को खत्म करने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो एसिड होता है वो अम्लीय नेचर का होता है, और ये जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्षारीय नेचर का होता है। तो एसिड को क्या करता है, ये
खत्म करने का काम करता है। मतलब जैसे हम लोग कभी कभी खाना जब खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है ना, जैसे लगता है कि सीने में जलन हो रहा है, खाना नहीं पचा, धुआं धुआं ढका रहता है, उसी को बोलते हैं एसिडिटी। और उसको खत्म करने के लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं, 10 रुपए का इनो लाते हैं और पी लेते हैं। मात्र 10 से 8 सेकंड में क्या होता है, उनका एसिडिटी आराम होने लगता है। तो वो जो एंटा एसिड लेते हैं इनो के रूप में, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए आता है हमारे शरीर का पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल मतलब होता है क्या, पीएच स्केल का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच रेंज या पीएच स्केल की खोज किसने किया था, सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। उन्होंने एक पैमाना बनाया जिसमें 0 से 14 तक नंबर दिया। 0 से 7 के बीच में जो भी आपके प्रोडक्ट हैं या फिर जो भी एलिमेंट हैं, जो भी तत्व हैं, जो भी यौगिक है, उनका अगर पीएच रेंज 0 से 7 के बीच में है तो उसको बोलते हैं एसिडिक नेचर का है वो। 7 है तो न्यूट्रल नेचर का है, और 7 से 14 तक है तो वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। उसी को पीएच स्केल नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है वो सरवाइव करती है 7 से 7.8 के बीच, ठीक है। 7 से 7.8 के बीच हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से सरवाइव करता है। किसी भी चीज को जो हम खाते हैं या पीते हैं उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। जो हम लोग पानी पीते हैं शुद्ध पानी, उसका पीएच स्केल कितना होता है, 7 ही होता है, इसलिए हम लोग उसको अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं, ओके। म्यूरेटिक एसिड का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओके। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, जो म्यूरेटिक एसिड को क्या कहते हैं, या फिर म्यूरेटिक एसिड को जाना जाता है, या फिर पूछेगा म्यूरेटिक एसिड का वैज्ञानिक नाम। तो दोनों तीनों जो भी क्वेश्चन अभी हमने बोला है उन सब का आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड का वैज्ञानिक नाम HCl है। म्यूरेटिक एसिड को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से, म्यूरेटिक एसिड, ओके। अब देखो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हमने आपको बताया दिया था पिछले वाले स्लाइड में। जैसे MgOH ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये Mg क्या है, एक धातु है, और इसके जो ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए OH माइनस आयन या फिर OH आयन मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए जो एसिड रेन होता है, जो अम्लीय वर्षा होता है, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, या फिर कितना होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है, ठीक है। देखिए एसिड रेन होता क्या है, एसिड रेन मेनली जो एटमॉस्फेयर में हमारे सल्फर वगैरह के जो एलिमेंट वहां पे, या फिर जो सल्फर वगैरह के जो गैस एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व है, जब पहली बारिश होती है तो वो बारिश उस सल्फर के जो अभी आपके ऑक्साइड वगैरह हैं उनके साथ मिल करके एक आपका एसिड बना लेते हैं, जो कि आपका वही एसिड जब बारिश के साथ नीचे आता है तो हम लोग उसको एसिड रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तभी तो गांव में लोग कहते हैं कि बारिश की पहली वाली जो बरसात की जो पहली वाली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो जो बारिश होती है शुरुआती दिनों में ना, वो आपका एसिड रेन होता है, मतलब उसके साथ एसिड भी आता है नीचे, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। अब देखिए जो लैक्टिक एसिड है हमारे बॉडी में, यही लैक्टिक एसिड के जमा होने से ही हमारी थकावट महसूस होती है, ठीक है। हमारे शरीर में थकावट महसूस क्यों होती है, यही लैक्टिक एसिड के जमा होने से। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि हमारे मांसपेशियों में थकावट किसकी कमी से होती है, या फिर हमारे मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो किसकी वजह से होता है, तो वो लैक्टिक एसिड के जमा होने से होता है, ठीक है। हमको थकावट महसूस क्यों होती है, लैक्टिक एसिड के जमा होने से, ठीक है। देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम करते करते हम लोग जब आपको ऑक्सीजन वगैरह की हमारी बॉडी में कमी होती है ना, तो जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है वही ग्लूकोज आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू लेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होगी तो वही ग्लूकोज हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में भर जाता है जिससे हमको थकावट महसूस होती है, ठीक है। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
कोशिका के आत्महत्या की थैली। ओके, ये देखो जो लाइसोसोम होता है ना, इसमें एक लिक्विड भरा होता है जो कि काफी जहरीला होता है। किसी भी सेल के ऊपर अगर ये लिक्विड गिर गया तो वो जो सेल होगा वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो आरबीसी जब मर जाता है तो आरबीसी को खत्म करने का काम यही लाइसोसोम ही करता है। लाइसोसोम अपना लिक्विड आरबीसी के ऊपर गिरा देता है और आरबीसी पूरी तरह से नष्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो देखिए जो लाइसोसोम है, जिसको कि हम लोग आत्महत्या की थैली या फिर कोशिका के आत्महत्या की थैली भी बोल सकते हैं, इसकी जो खोज किए थे वो डी डुबे नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। ओके, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे नाम के एक साइंटिस्ट ने। अब आती है बारी राइबोसोम की। राइबोसोम करता क्या है? देखो, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, कोशिका में जो हमारे अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल की मदद से ये क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। और हम लोग जानते हैं 20 अमीनो एसिड मिल करके हमारा एक क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। 20 अमीनो अम्ल मिल करके हमारा एक प्रोटीन बनता है, और वो बनाता कौन है? यही राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी बना करके क्या करता है? कोशिका को एनर्जी प्रदान करवाता है। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का विद्युत गृह के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह से ये जो राइबोसोम है, ये क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब आता है तारक काय, सेंट्रोसोम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ओके, देखो ये तारक काय या सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं, ये करता क्या है? ये सेल डिवीजन करवाता है। हमारी बॉडी में डेली क्या होती है? बहुत सारे मिलियंस में आपके सेल्स वगैरह क्या आते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं, या फिर हम कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाता है। ठीक है, तो जब कहीं हम लोग गिरते हैं, चोट लग जाता है, या कहीं जल गए, चोट लग जाता है, तो वहां की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो जाती हैं। तो वो डेड कोशिकाओं को हटा करके वहां पर नए कोशिकाओं को जनरेट करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। और वो कौन करवाता है? यही सेंट्रोसोम करवाता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम करता क्या है? ये सेल डिवीजन करवाता है, कोशिका विभाजन करवाता है। और इसकी खोज जो किए थे वो बोवेरी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने किया था। कोशिका विभाजन, ठीक है, ये क्या करता है? कोशिका विभाजन करवाता है। अब आती है बारी, कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता कहां पर है? हमारा जो लीवर है, जो हमारा यकृत है, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन वहीं पर होता है। ठीक है, लीवर का अगर आपका कुछ पार्ट काट के निकाल भी दिया जाए तो लीवर क्या करेगा? कुछ ही दिनों में धीरे धीरे उसको आपको रीजनरेट कर लेगा और पुनः जैसा था वैसा ही बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहां पर पाया जाता है? लीवर में। ठीक है, अब सबसे कम सेल डिवीजन कहां पर पाया जाता है? हमारे ब्रेन में। ब्रेन की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को जब भी बाइक वगैरह चलाना चाहिए तो हेलमेट का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर सर में चोट लग गई तो कोई भी डॉक्टर उसको आपका सही नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम होता नहीं है, वहां पे सेल डिवीजन होगा नहीं, तो आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ठीक है, अब आते हैं डीएनए जो होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है। ये तो पता है ना आप सभी को कि जो हमारा डीएनए होता है ये कहां पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में। देखो न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए वगैरह जो होते हैं कहां पर पाए जाते हैं? तो मेनली न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यह सवाल यहाँ पर अलग है कि केंद्रक के अलावा आपका जो डीएनए वो कहां पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो हमने लिखा, ये इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका बोलते हैं इसको हिंदी में। वैसे आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया ही लिख करके आता है। वैसे अगर सूत्र कणिका कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप ये समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया ही है। ठीक है, तो डीएनए जो है न्यूक्लियस के अलावा हमारा कहां पर और मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सूत्र कणिका के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमारे आज के समय में बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा है। जैसे जो अपराधी वगैरह होते हैं उनका पता कराने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है। खोए हुए माता पिता हैं उनकी पहचान करवाने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होता है।
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, इसकी जो खोज किसने किया था, एक डॉक्टर एलेक जेफरेज नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किया था। किसने किया था? डॉक्टर एलेक जेफरेज। और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में कहां पर है? हैदराबाद में है। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक जेफरेज नाम के साइंटिस्ट ने किया था। भारत में ये कहां पर है? हैदराबाद में है। ओके, अब आते हैं समसूत्री विभाजन। ओके, समसूत्री विभाजन की डिस्कवरी किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। ओके, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाल्टर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। ओके, आइए दोस्तों, चलिए, आई होप आप लोग को ये अच्छे समझ में आएगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों, ये आपके रेलवे वगैरह में पूछे गए क्वेश्चन है, और आगामी जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम होने वाला है, एलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, लोको पायलट, जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में आपको ये क्वेश्चन क्या होगा? रिपीट होगा। चलिए दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। और चलिए आते हैं एक और धांसू इसी तरह से क्वेश्चन का एक और वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।